कपल को इतना टाइम हो गया शादी को, फिर भी इनको बच्चा नहीं हो रहा है। ये लड़की की उम्र बढ़ती जा रही है। अगर ये अभी शादी नहीं करेगी तो इसकी प्रेगनेंसी कब होगी? आपका बायोलॉजिकल क्लॉक टिक कर रहा है, फटाफट प्रेगनेंसी प्लान करो। आईवीएफ बहुत पेनफुल होता है, बहुत सारे इंजेक्शंस लगते हैं डॉक्टर, हमें नहीं कराना आईवीएफ। अब मैं आपको बताऊंगी कौन से वो 5 कारण हैं जिसके वजह से आप अपनी माँ बनने के चांसेस एकदम जीरो कर रहे हो। नंबर 1, क्या कुरकुरे, चिप्स और कॉफ़ी खाने पीने से आपकी फर्टिलिटी पे असर होता है? क्या लैपटॉप को डायरेक्टली अपनी बॉडी पे रखने से आपका एग और स्पर्म काउंट इफेक्ट होता है? क्या फ्रिज में रखा हुआ पुराना खाना खाने के लिए रीहीट करके खाने से क्या आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है? ये सब चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते हैं? ज़रूर कमेंट करके बताएं। आज इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में मैं आपके साथ चर्चा करने के लिए यहाँ पे टॉक में हूँ। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर पूजा बजाज वाधवा है। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि इनफर्टिलिटी होता क्या है, कौन से वो कपल्स होते हैं जिनको डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप कराना चाहिए। कोई भी कपल जब 1 साल के लिए प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर चुका है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है एंड फीमेल पार्टनर की एज लेस देन 35 ईयर्स है, तो उनका डॉक्टर के पास जाके अपने आप को इवैल्यूएट कराना ज़रूरी है। अगर फीमेल पार्टनर की एज 35 ईयर्स से ज़्यादा है, तो सिर्फ 6 मंथ्स भी अगर आप ट्राई कर चुके हैं एंड प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो इट इज़ टाइम दैट आप अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से ज़रूर मिलिए। फर्टिलिटी के बहुत सारे कारण होते हैं जिसके वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती। आपका बेसिकली 4 बेसिक रीजंस होते हैं जिसमें एग देखा जाता है, मतलब हर महीने आपका एग प्रॉपर्ली बनना चाहिए। ट्यूब जहाँ पे एग और स्पर्म मीट करता है, वहाँ पे कई बार दिक्कत होती है क्योंकि इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। कई बार ट्यूब्स ब्लॉक होने के वजह से प्रेगनेंसी वहाँ पे फर्टिलाइज ही नहीं होती है। तीसरा कारण होता है स्पर्म, जिसमें हमें देखना होता है कि स्पर्म की क्वालिटी कैसी है, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी कैसी है और स्पर्म की मूवमेंट कैसी है, जिसको हम मोटिलिटी कहते हैं। इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है स्पर्म काउंट में। यूट्रस एक और फैक्टर होता है जिसके अंदर प्रेगनेंसी ने आगे ग्रो करना होता है। यूट्रस के अंदर कोई चिपका चिपकी तो नहीं है, कोई रसौली तो नहीं है, ये देखना इम्पॉर्टेंट होता है। इन्हीं कहीं 4 कारणों के बीच में आपकी फर्टिलिटी ना होने का कारण छिपा हुआ होता है, जिसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। सैडली हमने ये चीज़ें बहुत सुनी हैं, इनकिस कपल को इतना टाइम हो गया शादी को, फिर भी इनको बच्चा नहीं हो रहा है। ये लड़की की उम्र बढ़ती जा रही है। अगर ये अभी शादी नहीं करेगी तो इसकी प्रेगनेंसी कब होगी? आपका बायोलॉजिकल क्लॉक टिक कर रहा है, फटाफट प्रेगनेंसी प्लान करो। इतना प्रेशर होता है कपल्स पे आज की डेट में प्रेगनेंसी के लिए, जिसके वजह से कई बार कपल्स डॉक्टर तक पहुंच ही नहीं पाते। उनको शर्म आती है डॉक्टर के साथ डिस्कस करने के लिए। इसीलिए इनफर्टिलिटी को अभी भी टैबू माना जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एज अ सोसाइटी इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करें। प्रेगनेंसी ना होना कोई बीमारी नहीं है। अगर आपके पास किसी चीज़ की कमी है तो आपको उस चीज़ को ट्रीट करना पड़ता है। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आपको आयरन टैबलेट्स तो लेनी पड़ेंगी ना। वैसे ही अगर फर्टिलिटी में कोई इश्यू है तो आपको उसकी डॉक्टर की हेल्प लेने से ही करेक्शन होगी। तो घबरा के घर बैठने से उसका सोल्यूशन नहीं निकलता है। ज़रूरी नहीं होता कि हर कपल जो आता है उसको हाई एंड ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। बेसिकली फर्टिलिटी में बहुत सारे टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं। जैसे एक कपड़ा हर किसी को फिट नहीं आता, वैसे ही इनफर्टिलिटी में बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस दिए जाते हैं। कपल के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि उनके लिए क्या सही ट्रीटमेंट है। कई बार सिंपल मेडिसिन देने से ट्रीटमेंट हो जाता है, जैसे कि किसी का हार्मोनल इम्बैलेंस हो, थायराइड में इशू हो या प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा हुआ हो। सिर्फ मेडिसिन देने से और नेचुरली ट्राई करने से भी प्रेगनेंसी हो जाती है। अदर ऑप्शंस इंक्लूड आईयूआई, जिसमें कई बार एग बनाने के लिए मेडिसिन दी जाती है, एग को मॉनिटर किया जाता है और सही टाइम बताया जाता है कि इस समय पे अगर कपल ट्राई करेगा तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड स्पर्म को यूट्रस में डाला जाता है जिसको बोलते हैं आईयूआई। देयर इज अनदर ऑप्शन विच इज कॉल्ड एज आईवीएफ, जिसमें फर्टिलाइजेशन एग और स्पर्म का आउटसाइड द बॉडी होता है, जो नेचुरली आपकी बॉडी में नहीं हो पा रहा है।
हर कपल को किस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ये डिसाइड किया जाता है बेस्ड ऑन उनकी हिस्ट्री, उनके कुछ बेसिक जांचें, अल्ट्रासाउंड एंड सीमेन एनालिसिस। आईवीएफ का मतलब हम सब जानते हैं, पर आईवीएफ रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कपल्स आके हमें ओपीडी में पूछते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आईवीएफ हो रहा है तो हर कपल में लेडी को बेड रेस्ट करना पड़ेगा, अपना जॉब छोड़ के घर पे बैठना पड़ेगा, कोई भी काम नहीं कर सकते, घर में खाना भी नहीं बना सकते, पर ऐसा नहीं होता है। आईवीएफ में आपको कोई भी ज़रूरत नहीं होती है बेड रेस्ट की। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारे पास जब वो पूछते हैं कि क्या आईवीएफ में हमेशा ट्विन प्रेगनेंसी ही होती है और क्या हमारे 2 ही बच्चे होंगे? तो ये एक कपल की चॉइस होती है कि वो 2 एम्ब्रियोज़ डलवाना चाहते हैं या 1 एम्ब्रियो। इसके बेसिस पे ही डिसीजन होता है कि उनकी सिंगल प्रेगनेंसी होगी या ट्विन्स। ऐसा कहीं ज़रूरी नहीं है कि ट्विन प्रेगनेंसी ही होती है आईवीएफ में। तीसरा एक क्वेश्चन हमारे पास आता है कि आईवीएफ फेल क्यों होता है? आईवीएफ में देखिए कोई भी साइंटिफिक प्रोसीजर 100% सक्सेसफुल नहीं होता। आईवीएफ का सक्सेस रेट 60 टू 70% होता है। बट अगर आप दोबारा सेकंड अटेम्प्ट कर रहे हैं आईवीएफ का, तो कुछ चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। एग क्वालिटी ठीक थी कि नहीं, स्पर्म क्वालिटी ठीक है कि नहीं, आपके यूट्रस में एम्ब्रियो जाके राइट टाइम पे डाला गया है एंड उसकी रिसेप्टिविटी ठीक है कि नहीं, ये देखा जाता है। कई बार ब्लड क्लॉटिंग इश्यूज होते हैं, खून गाढ़ा हो जाता है। कई बार आपका शरीर आपकी ही चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता, जिसको इम्यूनोलॉजिकल इश्यूज बोलते हैं। ऐसे कुछ कारणों को देखना बहुत ज़रूरी होता है जब आप सेकेंड टाइम आईवीएफ अटेम्प्ट करें। एक क्वेश्चन हमें जो पेशेंट्स पूछते हैं वो कहते हैं कि आईवीएफ बहुत पेनफुल होता है, बहुत सारे इंजेक्शंस लगते हैं डॉक्टर, हमें नहीं कराना आईवीएफ। देखिए, आईवीएफ पेनफुल सिर्फ उस इंजेक्शन के टाइम पे आपको पेन होता है जो आपको 10 दिन तक लगते हैं, बट बियॉन्ड दैट जो एग रिट्रीवल का प्रोसीजर होता है वो अंडर एनेस्थीसिया होता है। उसमें कोई भी पेन नहीं होता, पेशेंट सुबह एडमिट होता है और दोपहर तक उसकी छुट्टी हो जाती है, वो घर डिस्चार्ज हो जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर बहुत सिंपल होता है, उसमें एनेस्थीसिया की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अगर आप वो कुछ 10 दिन के सिर्फ इंजेक्शन वाले पेन को बेयर कर सकते हैं, तो दैट इज़ द ओनली पेन पार्ट दैट यू विल फील। एंड आजकल इंजेक्शंस इतने अच्छे आ गए हैं टेक्नोलॉजी के वजह से कि वो इतने पेनफुल रहे ही नहीं हैं। इट इज़ लाइक एंट बाइट, दैट्स ऑल। कपल्स को जब पता है कि उन्होंने प्रेगनेंसी प्लान करनी है, उससे पहले भी उनको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। कई बार कुछ बेसिक टेस्ट कराने के लिए, फॉलिक एसिड जैसी बेसिक टैबलेट स्टार्ट करने के लिए। कई बार शादी से पहले भी हमारे पास कपल्स आते हैं जिसमें वो अपनी कंपैटिबिलिटी देखना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ। जैसे कुंडली मैच होती है, वैसे हेल्थ स्टेटस को भी मैच करना चाहिए। कुछ बेसिक टेस्ट करने चाहिए टू अंडरस्टैंड कि आपके पार्टनर और आपकी कंपैटिबिलिटी ठीक है। ऑल्सो उनकी जेनेटिक हिस्ट्री आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। तो ये आज की यंग जनरेशन के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप सिर्फ कुंडली मत मैच करो, आप हेल्थ स्टेटस भी ज़रूर पता करो अपने पार्टनर का। अब आपको घर बैठे कैसे पता चले कि आपकी जर्नी इनफर्टिलिटी की तरफ जा रही है? आपकी बॉडी आपको सिंपल सिंपल साइंस देती हैं, जैसे कि फीमेल में एक्ने होना, हेयर फॉल होना, वेट गेन होना या फिर सडन वेट लॉस होना। आपके साइकिल्स इरेगुलर हो जाते हैं, ब्लीडिंग थोड़ी सी कम होती है, या फिर इतना ज़्यादा पेन होता है पीरियड्स में कि आप अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ भी नहीं कर सकते। मेल्स में भी बहुत सारे फैक्टर्स दिखते हैं, जैसे कि हेयर लॉस होना या सडन वेट गेन या वेट लॉस होना। हम ये सब अलार्मिंग साइंस को इग्नोर कर देते हैं। ये सब चीज़ें इशारा होती हैं कि आपके हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं एंड उनको करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। सो इन चीज़ों को इग्नोर करना इज़ अ वेरी बिग मिस्टेक जो हम लोग घर बैठ के कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने लेवल पे रेक्टिफाई कर सकते हैं। ट्रीटमेंट तो हम नहीं कर सकते, पर रेगुलरली अपने डे टू डे लाइफ में अपनी डाइट, अपनी हैबिट्स को डेफिनेटली इम्प्रूव कर सकते हैं। जब हम डाइट की बात करें, हम आजकल कुरकुरे, चिप्स, कॉफ़ी ऐसी चीज़ों को बहुत रूटीनली कंज्यूम करते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि दैट देयर इज सो मच प्लास्टिक इनटू इट। इट्स नॉट गुड। द प्रोसेस्ड फूड हैज़ लॉट ऑफ शुगर्स। ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं आपकी फर्टिलिटी को। आजकल एक स्टडी चल रही है जिसमें दे टॉक अबाउट द एंडोक्राइन डिसरप्टिव केमिकल्स, जो मेजरली आपके प्लास्टिक में या पेस्टिसाइड्स में अवेलेबल है, जो पेस्टिसाइड्स आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे डलते हैं।
and these things are having a direct impact on your fertility. जब हम अपना खाना पीना देखते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम एक बैलेंस फूड लें। जैसे हमारी दादियाँ और नानियाँ बताती थी कि आपकी जो थाली है वो कलरफुल होनी चाहिए। उसमें दाल, सब्ज़ी, दही, रोटी, सैलेड इस तरह का मिक्स होना चाहिए ताकि आपका न्यूट्रिशनल बैलेंस मेंटेन रहे। आपका फूड एंटीऑक्सीडेंट रिच होना चाहिए। हम लोग लाइफ़स्टाइल में बहुत चीज़ें इग्नोर करते हैं, जैसे कि कोई फ़ॉर्म ऑफ एक्सरसाइज़ नहीं है। आज की डेट में सबका 9 टू 5 का जॉब है, स्ट्रेस लेते हैं और एक सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल मेंटेन करते हैं। इट इज़ सो इम्पोर्टेंट कि हम लोग एक रूटीन एक्टिविटी डेली अपने रूटीन में इंक्लूड करें। दैट कुड बी सिंपल एज़ गोइंग फॉर अ वॉक, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे हम डिस्ट्रेस फ़ील कर सकें। कोई भी सिंपल एक्शन हो सकता है वो, समथिंग लाइक लिसनिंग टू म्यूज़िक, समथिंग लाइक गार्डनिंग, ऐसी कुछ चीज़ें जिससे आपको पीस ऑफ माइंड मिले। बिकॉज़ स्ट्रेस एक मेजर रोल कॉल प्ले करता है आपकी ओवरऑल हेल्थ पे एंड आपकी फर्टिलिटी जर्नी को हैम्पर करने के लिए। हार्मोनल इम्बैलेंसेस हमारी बॉडी में डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रे करते हैं। किसी किसी का वेट ज़्यादा होता है या किसी किसी का वेट सडनली ड्रॉप हो जाता है। थायराइड के इश्यूज़ एंड पीसीओएस के इश्यूज़ ऐसे में देखे जाते हैं। तो एट द सेम टाइम आपका वेट बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस बीएमआई मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो आजकल साइज़ 0 में जो सब फिट करना चाहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ हेल्दी थिंग। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल मेंटेन करें विथ अ नॉर्मल बीएमआई। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपके घर में जैसे पुराना खाना पड़ा है, आप उसको मल्टीपल टाइम्स हीट करके मत खाओ। बिकॉज़ अगर आप बार-बार उसको हीट कर रहे हो, तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है एंड इट इज़ नॉट एडिंग एनी वैल्यू टू योरसेल्फ। उल्टा वो आपको नुकसान दे रही है। एक और इम्पॉर्टेंट इश्यू है जो हमारे पास में डेफ़िनेटली पेशेंट्स आके पूछते हैं। इसका ना एक ग्रे एरिया है। कुछ लोग हैं जो इसके बारे में हाईली एजुकेटेड है, जो एफ्लुएंट सोसाइटी है, वो जानती है इस प्रोसीजर के बारे में, पर बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते, जिसको कहते हैं एग फ्रीजिंग। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। उस दिन मेरे पास एक लेडी आई, शी वाज़ 40 इयर्स ऑफ एज एंड अपनी बहन को लेके आई थी वो। उसकी बहन की उम्र थी 34 इयर्स ऑफ एज। वो इसीलिए आई थी मेरे पास बिकॉज़ उसने बोला कि जो गलती मुझसे हुई है, मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन के साथ हो। शी वाज़ अ सीईओ ऑफ अ वेरी गुड कंपनी, बट एट द सेम टाइम इतना अच्छा अपने करियर में करने के बावजूद, एजुकेशनली बीइंग वेरी कॉम्पिटेंट, बट उसको किसी ने कभी गाइड ही नहीं किया कि एग फ्रीजिंग करा के वो अपने एग्स को भी फ्रीज कर सकती थी। ये चीज़ वो नहीं चाहती थी कि उसकी बहन के साथ हो। इसीलिए वो अपनी सिस्टर को लेके आई थी एट 34 इयर्स ऑफ एज, ताकि वो अपने एग्स फ्रीज़ कर सके, क्योंकि उसकी सिस्टर भी अभी शादी नहीं करना चाहती थी। नाउ दिस इज़ अ वेरी गुड मिरेकल ऑफ आईवीएफ व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ एग फ्रीजिंग, जिसमें आप वुमेन की एग्स को फ्रीज़ कर सकते हैं एट अ यंगर एज। जब आप एग फ्रीजिंग और यंगर एज पे करेंगे तो उसका आउटकम और बेटर आता है। अगर आप सपोज़ 29-30 के जो आपके एग्स फ्रोज़न हैं, उनको आप फ्रीज़ करके रख दें और प्रेगनेंसी प्लान करें एट 37 इयर्स ऑफ एज, फिर भी आपके एग्स की एज 29-30 ही रहेगी। दैट वे आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंडली, बेबी में होने वाले क्रोमोसोमल एनोमलीज़ जिसको कहते हैं, उसके चांसेस कम हो जाते हैं एंड आपका हेल्दी बेबी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दिस इज़ लाइक एन इंश्योरेंस जो आपको अपने लिए करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताऊंगी कौन से वो 5 कारण हैं जिसके वजह से आप अपनी माँ बनने के चांसेस एकदम ज़ीरो कर रहे हो। नंबर 1 इज़ आपका स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन की हैबिट। स्मोकिंग एंड अल्कोहल आपकी बॉडी को इम्पैक्ट करते हैं, आपके एग्स को इफ़ेक्ट करते हैं, मेल पार्टनर्स में स्पर्म के काउंट को, स्पर्म की मोटिलिटी को एंड मॉर्फोलॉजी को भी इम्पैक्ट करते हैं। मॉर्फोलॉजी मतलब स्पर्म का हेड, नेक, टेल किस तरह से है। एक और फैक्टर है जो इसी में मैं ऐड करके आपको बताना चाहती हूँ, विच इज़ कॉल्ड वेपिंग। सब लोग कहते हैं कि वेपिंग तो ठीक है, अगर स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं तो वेपिंग कर लेते हैं, दैट विल गिव अस अ बैलेंस, जिससे हमारी हेल्थ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर ऐसा नहीं है। वेपिंग भी आपकी बॉडी को हार्म करता है, उतना नहीं जितना स्मोकिंग करता है, पर वो ऑलमोस्ट इक्वली हार्मफुल है।
दूसरा पॉइंट होता है जंक फूड एंड प्रोसेस्ड फूड, जिसमें इतना सारा शुगर होता है। हम लोग क्रैश डाइटिंग करते हैं, अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, एंड ये हमारी फर्टिलिटी की जर्नी को इम्पैक्ट करती है। तीसरा और एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है स्ट्रेस। आजकल की जनरेशन जो 9 to 5 जॉब की रैट रेस में फंसी हुई है, वो अपने ऊपर टाइम ही नहीं स्पेंड करते। स्ट्रेस की वजह से हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, एंड यही लीड करता है हमारे चौथे फैक्टर को, दैट इज़ स्लीप इम्बैलेंस। इन्हीं चीज़ों की वजह से अगर आप एक प्रॉपर नींद नहीं लेंगे, आपकी बॉडी के हार्मोन्स बिगड़ जाएंगे। इसका इम्पैक्ट आपकी फर्टिलिटी पे भी आएगा, आपकी ओवरऑल हेल्थ पे भी आएगा। और पांचवा और सबसे ज़रूरी पॉइंट कि आप अपने डॉक्टर के पास सही टाइम पे पहुंच ही नहीं रहे। फर्टिलिटी को एक टैबू मत समझिए। घर बैठ के शर्म के मारे किसी से ना डिस्कस करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अगर आप डॉक्टर से सही टाइम पे जाके डिस्कस करोगे तो सिंपल ट्रीटमेंट से भी प्रेगनेंसी हो सकती है, नेचुरली भी हो जाएगी। पर अगर आप समय लेके आओगे, लेट आओगे डॉक्टर के पास में, तो कई बार आपके पास में हायर एंड ट्रीटमेंट के सिवाय कोई ऑप्शन भी नहीं बचता है। तो इसीलिए जो जो आपकी बॉडी आपको साइन दे रही है, अगर आप स्मार्टली उन साइंस को पकड़ के आपको समझ आ रहा है कि आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए और अपने आप को प्रायोरिटाइज करिए। जोश टॉक आशा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे हम जैसे डॉक्टर्स आके आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आप इंटरनेट पे सर्च ना करके अगर आप हमारे से डिस्कस कर रहे हैं, तो आपकी प्रॉब्लम्स का आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन पता चलेगा। आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स आज की डेट में इंडिया में और बढ़ रहे हैं, जिसमें वो कनेक्ट कर पाते हैं डॉक्टर्स और पेशेंट्स को ओपीडी में आए बिना थ्रू डिजिटल मीडिया। एंड में मैं आपको सिर्फ एक ही लाइन बोलना चाहूँगी कि अपनी हेल्थ है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। फीमेल्स अपनी हेल्थ को बहुत इग्नोर करती हैं, सबकी हेल्थ देखती हैं, फैमिली में सबने खाना खाया कि नहीं, सबका टिफ़िन टाइम से पहुंच रहा है कि नहीं, पर अपने बारे में नहीं सोचती। जब तक आप अपना ध्यान नहीं रख पाएंगी, आप अपनी फैमिली का भी ध्यान नहीं रख पाएंगी। जब हम किसी एरोप्लेन में भी जाते हैं तो आपको क्या इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि ऑक्सीजन मास्क जब गिरेगा तो पहले आप अपने आप को सपोर्ट करिए, फिर अपने साथ वाले को सपोर्ट करिए। अगर आप ही हेल्दी नहीं रहेंगे तो आप अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट करेंगे? अपने आप को प्रायोरिटाइज करो एंड अपने डॉक्टर को जाके ज़रूर मिलो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी बॉडी आपको कोई वार्निंग साइंस दे।